कैसे एक चीज की वैल्यू जो कि 0 रुपीस थी 2010 में, तो आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होता बिटकॉइन में 2010 में, तो आज उसकी वैल्यू 430 करोड़ होती। 2020 के टॉप 3 कीवर्ड रिसर्चेस में से एक व्हाट इज बिटकॉइन के सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि है बिटकॉइन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन आखिर है क्या। बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 2008 में यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन, एक मंदी का दौर आया था। तो उसी दौरान 31 अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने एक रिसर्च पेपर लिखा। उसमें उसने ये लिखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली कैश 2 पर्सन्स के बीच में दिया जा सकता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों लिखा गया था, मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज उस पर्टिकुलर कंट्री को कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। यूएस में देखा जाए तो फेडरल रिजर्व बैंक उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। इंडिया में कोई भी नोट अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा आई प्रॉमिस द बेयरर टू पे सम ऑफ, जितने का भी वो नोट है, और नीचे आरबीआई का गवर्नर का साइन होगा। विदाउट दैट साइन वो नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जैसे कि हमने केस में देखा डीमोनेटाइजेशन में भी, तो उस केस में कैसे सरकार ने रातों रात एकदम से 500 और 1000 के नोट को एकदम जीरो कर दिया, कागज का टुकड़ा बना दिया। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज को बैंक रेगुलेट करते हैं, इस वजह से डिपॉजिटर्स जो भी पैसा अपना बैंक में देते हैं वो कहीं ना कहीं बैंक फिर उसके बाद आगे उसका लोन देता है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि आज की डेट में लोन्स कितने खराब दिए जा रहे हैं बैंक्स के द्वारा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है विजय माल्या नाम की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। बैड डेब्ट्स के वजह से जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। हाल ही में रिसेंटली आपने जाना होगा पीएमसी बैंक एक फेलियर हो गया था, येस बैंक भी एक फेलियर हो गया था। तो बैंक्स के बैड डेब्ट्स एनपीएस के वजह से डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ता है। तो इस पूरे फाइनेंशियल रेगुलेशंस को हटाने के लिए बेसिकली मेरा पैसा है, मैं चाहूँ किधर इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, वो पूरा सिक्योर रहना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कट थ्रू करके ये बिटकॉइन का इजाद हुआ। सातोशी नाकामोटो ने ये कहा कि कैसे 2 बंदे आपस में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी बैंकिंग रेगुलेशन। आज के डेट में किसी को नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो कहाँ है, कैसे है, और उन्होंने कभी ओनरशिप भी नहीं ली बिटकॉइन के बारे में। उन्होंने कहा सिर्फ एक रिसर्च पेपर था, इसके ऊपर मैंने वर्क नहीं किया। तो अभी तक किसी को नहीं पता है कि बिटकॉइन किसने बनाया, किसने स्टार्ट किया, कैसे। लेकिन बिटकॉइन की एक लिमिटेड वैल्यू है, यानी कि उसका वॉल्यूम एक फिक्स्ड है। बिटकॉइन विद द टाइम इंक्रीज नहीं होते और माइनर्स इन पर्टिकुलर बिटकॉइन को क्रैक करते हैं ताकि ये ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक हो। जब भी आप गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसके आपके ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स बैंक के पास जाती है कि क्या अमाउंट है, किधर गया, कैसे गया। और अगर आप पेटीएम वगैरह के थ्रू भी, किसी के थ्रू भी करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी जानकारी रहती है कि आपके पास कितना सम ऑफ अमाउंट है, कितना आपने दिया, क्या ट्रांजैक्शन रही, सब कुछ। बिटकॉइन के केस में आप एनोनिमस रखते हो, तो बिटकॉइन के केस में आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है। इसका मतलब ये है जब एक पर्सन एक बिटकॉइन बेचता है या फिर एक पर्सन बिटकॉइन लेता है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ऐड और डिलीट हो जाता है। 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन के ऊपर एक रोक लगा दी। उसका एक रीजन था कि 2018 के ही टाइम पे अमित भारद्वाज नाम के एक आदमी ने फंड इकट्ठा किया, ये कह के कि मैं उस पर्टिकुलर फंड को बिटकॉइन पे लगाऊंगा और उसके बाद जो भी उसका रिटर्न रहेगा वो मैं आप सबको दूंगा। इस फाइनेंशियल फ्रॉड को आरबीआई ने पहचाना और उसके बाद उस पर रोक लगा दी। आरबीआई का यह भी कहना था कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन किस तरह से इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ होता है, हवाला और पता नहीं और कितनी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने बैंक्स को अपने आप को क्रिप्टो करेंसी से डिस्टेंस करने को बोला।
लेकिन ये केस, क्योंकि कई लोगों ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बिटकॉइन पे, ये केस सुप्रीम कोर्ट पे गया। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने कहा कि ये चीज़ बिल्कुल ही इरेगुलेटेड है और इससे कई फाइनेंशियल फ्रॉड्स और जो कि है क्राइम रेट बढ़ सकता है। सो दूसरी तरफ काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि हवाला और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो तो अभी भी हो रही हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में बिटकॉइन में क्या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आरबीआई वाज अनएबल टू प्रूव कि किस तरह से बिटकॉइन ने आरबीआई को नुकसान पहुंचाया है या फिर इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर दिया कि आरबीआई इज फेल्ड टू प्रूव द केस कि उनको किस तरह से डैमेज हुआ है बिटकॉइन से, इसीलिए बिटकॉइन को उसके बाद से लीगलाइज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज की डेट में बिटकॉइन दो कामों के लिए यूज करने की कोशिश हो रही है या फिर यूज हो रहा है। बेसिकली वो है एक इन्वेस्टमेंट, लोगों ने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखा है, और दूसरा इसको डेली ट्रेडिंग के लिए। यूएस में 2012 के करीब किसी आदमी ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके उसके बदले बिटकॉइन दिया। अब ऐसा टाइम भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कि आप दूध और ब्रेड लेने जाएं, वो बिटकॉइन खरीद के उस चीज़ों को प्रोक्योर करें। बस इमेजिन करिए कि आप लाइन में खड़े हुए हैं और आप बिटकॉइन देख के या कुछ भी बेसिक ग्रोसरी हो या फिर दूध हो, ब्रेड हो, कुछ भी बेसिक चीज़ें आप वो खरीद रहे हो। शायद ये पॉसिबल हो, कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं बिटकॉइन के प्रोज एंड कॉन्स के। सबसे पहले कॉन्स ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन एक बहुत ही हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं उनकी वैल्यूज बहुत ऊपर भी जा सकती है, बहुत नीचे भी जा सकती है। तो हाईली वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। बिटकॉइन का सेकंड कॉन्सिक्वेंस ये है कि उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स लगता है पर्सन ए टू पर्सन बी जाने में। यानी कि फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन को बिटकॉइन देना है तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को एटलीस्ट 10 मिनट्स लगेगा। तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप दूध और ब्रेड कुछ भी लेने जाते हैं, उसके आप लाइन में खड़े हैं 10 मिनट तक टू गिव द पेमेंट। तो इसीलिए आज की डेट में डेली ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन यूज़ नहीं हो रहा है, पर हो सकता है हु नोज इन फ्यूचर कि शायद ये डेली ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ हो। तो अब बात करते हैं प्रोज के। तो बिटकॉइन एक बहुत ही इजीली ट्रांसफरेबल करेंसी है जो कि नॉन रेगुलेटेड है बाय गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेशन पैड अप देती है, बैंक्स वगैरह गलत लोन वगैरह देते हैं, उससे नुकसान हमें ही होता है। सो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी बिटकॉइन को यूज़ किया जा सकता है। आप जानते हैं कि बैंक्स जो होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए काफ़ी ट्रांजैक्शन की काफ़ी फीस चार्ज करते हैं। बिटकॉइन के केस में वो एक भी परसेंट कोई, देयर इज जीरो कमीशन एंड देयर इज नो फीस। और दूसरा, ये 10 मिनट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है, जबकि बैंक्स के केस में उसको 1 से 2 से 3 दिन भी लग सकता है। तो ओवरऑल अगर आप एक बिगिनर है इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये रिकमेंडेड है कि आप बिटकॉइन पे स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ना करें, या करनी है तो आपका पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी अभी करते होंगे, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कितने बिटकॉइंस वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे लियो लाइफस्टाइल।